I will take some topics of GS3 today. First is disaster management, second is environment, and third is science and technology. These three are those topics where we do not have ऐसा जैसे बाकी टॉपिक्स है एग्रीकल्चर सिक्योरिटी इसमें से फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है बट दीज थ्री आर द टॉपिक्स फ्रॉम जीएसटी वेयर क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड टॉपिक है एंड थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है ये जीएस3 का सो एक कॉमन गाइडलाइन है इन तीनों टॉपिक्स के लिए कि आप यू डू योर करंट अफेयर्स from newspaper also and also from some compilation. Mains 365 is good in that regard कि ये तीनों जो टॉपिक्स है स्पेशली साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड आता है जैसे कि पिछले साल जेम्स वेब टेलीस्कोप का आया था या वैक्सीन का क्वेश्चन आया था तो दोज वर वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्योंकि वो न्यूज में थे और आप कोई भी कंपाइलेशन देख लो जैसे कि मेंस 365 वगैरह उसमें ये टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन्ड है सो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें भी फिर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जैसे कि इंडिया की पोजीशन क्या है या फिर व्हाट इज इंडिया डूइंग नई चीजें क्या हो रही है या फिर कोई कोलैबोरेशंस हो रहे हो अभी रिसेंटली एक न्यू स्पेस पॉलिसी आई है टू इंक्लूड द प्राइवेट प्लेयर्स उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जो स्पेसिफिक्स दिए हुए हैं जैसे कि नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज किसी भी वेबसाइट पे किसी भी क्लासेस की वेबसाइट पे एक डिटेल्ड नोट्स दिए हुए हैं उनके यू कैन यूज दैट क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी मोस्टली ऑल्टरनेट ईयर्स पूछा गया है और आपके पास एक रफ आइडिया होगा थोड़े से स्टेटिस्टिक्स या फिर उनके जो यूजर्स है वो होंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू टैकल सच क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रिपेयर्ड हो तो आपका टाइम भी बहुत सेव होता है क्योंकि साइंस एंड टेक के बाकी क्वेश्चंस आर समथिंग वेयर यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज देम देन सेकेंड थिंग इज डिजास्टर मैनेजमेंट ये थोड़ा सा स्टैटिक है जिसमें कि जो कोई भी आप किसी भी क्लासेस के नोट्स कैन वर्क एंड द क्वेश्चंस आर मोस्टली जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं मतलब डिजास्टर स्पेसिफिक होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि यू कैन एड्रेस देम जैसे जेनरिक ऐसे होते हैं कि जैसे व्हाट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस व्हाट इज द रिएक्टिव अप्रोच व्हाट इज सेंडाई फ्रेमवर्क ह्योगो फ्रेमवर्क उसके बाद वल्नरेबिलिटी क्या होता है न्यू अप्रोच कैसे हुआ है जो नई पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट की पुरानी पॉलिसी से कैसे अलग है व्हाट यू कैन डू इज नोट्स जो स्टैटिक पार्ट है उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो और अगर कोई करंट में कुछ हुआ है जैसे कहीं अर्थक्वेक हुआ है या फिर लैंडस्लाइड हुआ है तो यू शुड हैव गुड एग्जाम्पल्स कि ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए कि आप मैप ड्रॉ कर सकते हो और आप दिखा दो कि ये 3-4 जगह है जहाँ रिसेंटली अर्थक्वेक हुआ है या लैंडस्लाइड हुई है then you have to write what is earthquake what is landslide then what are its causes what are its consequences what are the steps taken by the government that should be on your fingertips कि government ने किया क्या क्या है या फिर disaster management जो policy है उसने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके मैंडेट्स क्या है इन रिगार्ड टू दिस ऑल्सो देन यू हैव टू शो लोकल एस्पेक्ट्स कि जो डिजास्टर हुआ है सपोज लैंड सब्सिडेंस हुआ है जोशीमठ में तो वहाँ लोकल रीजन क्या है मतलब दैट रीजन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग इन सदर्न इंडिया राइट तो आपको लोकल रीजन रीजनल रीजन पता होने चाहिए एंड देन व्हाट आर द रीजन स्पेसिफिक मेजर्स दैट कैन बी टेकन उसके बाद यू शुड नो द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स डिजास्टर मैनेजमेंट के और डिजास्टर स्पेसिफिक मेजर्स की जैसे सुनामी इज समथिंग यू कैन नॉट प्रिवेंट बट यू कैन टेक मेजर्स अगेंस्ट इट या फिर कोस्टल जोन रेगुलेशन क्या होता है तो ऐसे आपके पास एक पॉइंटर्स रेडी हो एंड दोज पॉइंटर्स आप जब आंसर राइटिंग करते हो तो यूज देम क्या होता है हम पढ़ के तो बहुत जाते हैं एंड वी थिंक दैट वी कैन रिकॉल लेकिन वहां पे ये जो स्टैटिक नॉलेज है वो रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स यू शुड रिमेम्बर जैसे कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया इज वल्नरेबल टू विच डिजास्टर जैसे 12% है लैंडस्लाइड्स के लिए अराउंड 60% है अर्थक्वेक के लिए यू शुड नो व्हाट आर द जोन्स ऑफ अर्थक्वेक उसके बाद ह्योगो फ्रेमवर्क क्या है विच इज रिसेंट सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था पहले की जो अप्रोच थी इंडिया की वो कैसी थी अब कैसी है तो यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ टॉपिक जहाँ पे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बहुत कम प्रिपरेशन और उसके हार्डली एक या दो क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट वी विल कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी हैव कवर्ड
एंड एनवायरमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से कि ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, एंड दोज कैन बी टैकल्ड विद अ गुड होल्ड ऑन करंट अफेयर्स, बिकॉज एनवायरमेंट में करंट के ही एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं. बट द गुड पार्ट इज आप करंट स्पेसिफिक क्वेश्चन तो एड्रेस कर दो, मतलब क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करते वक्त आप जो जिस टॉपिक पे पूछा गया है वो आप एड्रेस कर सकते हो, लेकिन जो कंटेंट होता है हर आंसर का वो मोर और लेस सेम होता है. यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट दैट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, कहीं भी एनवायरमेंटल कोई क्राइसिस की बात हो रही है तो वहाँ पोल्यूशन आएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, सी लेवल राइज आएगा. तो इस सबके स्टेटिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए कि पोल्यूशन का क्या लेवल है, इंडिया की रैंक क्या है अलग अलग इंडाइसेस में, या फिर सी लेवल राइज कितना हो चुका है, कितना हो सकता है, वल्नरेबिलिटी कहाँ कहाँ है. ये सारी जो जनरल चीजें हैं, प्लीज कीप अ नोट ऑफ देम, जो कि आपको किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में ये सारे स्टैटिस्टिक्स रेडीली अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो यू शुड हैव 1 पेज नोट ऑन इट कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज 2020 में डायरेक्टली पूछा गया था, हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन. अब ऐसा कुछ नया नोटिफिकेशन आया है तो ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चन आएगा. फिर 2021 में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव पूछा था, देन ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पूछी थी, दीज आर COP26 पूछा था. दीज आर समथिंग विच आर वेरी रेलेवेंट और प्रेडिक्टेबल है कि ये सब आ सकता है. अब जैसे कि IPCC की रिपोर्ट आई थी, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस. एंड वन थिंग ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर, अगर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है देन इट इज टफ फॉर एवरीवन. जैसे कि पिछले साल सेल्यूलोज का क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, कुछ को आता था, थोड़ा बहुत लिख के आए. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में होता ये है कि आउटपुट इनपुट रेशो बहुत कम होता है, कि आप अटेम्प्ट भी कर लोगे तो हार्डली इट विल गेन यू 1 or 2 मार्क्स. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम, बिकॉज एवरी मिनट इज प्रेशियस देयर, यू शुड नॉट वेस्ट ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे कंटेंट बहुत कम है आपके पास. एनवायरमेंट में स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. So this is it about environment. And also बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आई है, उन रिपोर्ट्स का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा 1 या 2 लाइन का कॉन्टेक्स्ट भी अगर आपके पास रेडी है, देन यू कैन यूज इट वेरी इजीली. क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक जनरल कंटेंट बहुत काम आता है हर क्वेश्चन में. अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी. मैम. हाँ योगेश. जैसे अभी हम देख रहे थे कि सर ने बताया कि NMP NIP जैसे कुछ टॉपिक्स है, आपने बताया कि अर्थक्वेक वगैरह, ऐसे कोई टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड है, तो उसकी कोई लिस्ट वगैरह हम लोग बना सकते हैं? देखो, कभी कभी कुछ कुछ क्लासेस ऐसे एंड में लिस्ट दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो एंड में आएगा तो वो तुम्हारी यूज का नहीं होता. यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग एट द एंड, लेकिन तुम ही समझ जाओगे. जब व्हेन यू आर स्टडीइंग नो, यू रियलाइज कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. जैसे कि SEO है, अभी न्यूज में चल रहा है, एक नया मेंबर ऐड आया है, तो लाइक देयर इज अ हाई चांसेस कि SEO पे क्वेश्चन आए, राइट? या फिर OMSS पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है. अब दैट टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी एंड इट इज अ मेजर इशू, तो वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. आई प्रिज्यूम वो आएगा ही क्वेश्चन. सो ऐसे क्वेश्चन तुम खुद गेस कर, इफ व्हेन यू स्टडी प्रॉपरली ना, तुमको समझ जाता है. एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप रिवाइजिंग द PYQs, क्वेश्चंस देखते रहो तो तुम्हें समझ जाएगा हाउ व्हाट इज अ पैटर्न ऑफ UPSC. जैसे कि अब 6G की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो 6G क्या है, तुम्हें एक बेसिक पता होना चाहिए कि 5G और 6G में डिफरेंस क्या है, और 6G के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. तो एक जनरल अगर तुम्हारी नॉलेज है तो यू कैन यूज इट और प्रेडिक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन. एंड इवन आई विल ट्राई कि जितना मुझसे हो सके प्रोबेबल क्वेश्चंस की अगर लिस्ट बने तो आई विल आल्सो शेयर विद यू. और किसी को कोई डाउट? मैम मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. हाँ हिमांशु. मैम प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट में अगर सबसे बेसिक अगर अपन देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के जो टॉपिक्स है, हाँ बिल्कुल. इकोनॉमिक सर्वे ने किस किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया है,
तो जैसे कि पीपीपी वाला जो क्वेश्चन था 2021 में और 22 में, तो इकोनॉमिक सर्वे की जो थीम थी वो यही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाली। तो उससे हमने देखा कि 3 क्वेश्चन आए। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को प्रॉपरली कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम 2 क्वेश्चन तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक सर्वे और बजट का ऐसा है ना, इफ यू डू दैट प्रॉपरली मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो तुम्हारे सारे पेपर्स में, मतलब GS2 में भी काम आ सकता है, GS3 में भी काम आ सकता है। एक बेसिक चीजें होती है, जैसे कि 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि विमेन की जो मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका बजट कम कर दिया है। नाउ दिस थिंग यू कैन कोट एट लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट? तो ऐसे कुछ पॉइंटर्स इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाते हैं। और इकोनॉमिक, हिमांशु ने जैसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अभी, दैट यू कैन गेस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। और नेक्स्ट मतलब संडे को रणवीर एंड Ayman विल टेक द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ GS3। अगर आपको टॉपिक में, कंटेंट में भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस। बस GS3 में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव some facts and value addition material, because generic answers नहीं चलते GS3 में, क्योंकि GS3 का ओवरऑल स्कोर ही बहुत कम आता है। जिनके अच्छे स्कोर आए हैं उनका पॉइंट यही था कि दे हैड अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स एंड वैल्यू एडिशन, मतलब दिख रहा था दे हैड सब्सटेंशिएटेड देयर पॉइंट्स विद सम प्रूफ्स। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव अ गुड लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स एंड नंबर्स विद यू फॉर GS3। मैम वो जेनरिक पॉइंट्स तब मैं लिख देता हूँ जब मतलब कंटेंट की कमी होती है ना, तो मैम उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स वगैरह आप यूज करते हो क्या? फ्रेमवर्क देखो, हर क्वेश्चन के लिए, अब GS3 के लिए तो बहुत ही अलग फ्रेमवर्क होगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द GS, लेकिन ये देखो अभी होगा तुम्हारा वो जेनरिक पॉइंट, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ना, ये 2 महीनों में तुम्हारे पास बहुत कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, और तुम 7-8 पॉइंट्स अगर लिख रहे हो, 10, स्पेशली फॉर 10 मार्कर्स, इफ यू आर राइटिंग 7-8 पॉइंट्स इन अंडर वन सब हेडिंग, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो प्रायोरिटाइज करो कि कौन से पॉइंट्स अच्छे हैं, वैल्यू दे रहे हैं आंसर्स को, तो दैट 5 पॉइंट्स यू कैन राइट एंड इट इज इनफ फॉर वन सब हेडिंग। ऐसे 2 सब हेडिंग बनाओ एंड 10 मार्कर्स इज डन। जस्ट इंट्रोडक्शन अच्छा दो कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेट हो पाए, एंड कंफ्यूजन अच्छा दो, और कुछ अच्छे एग्जांपल्स यूज करो। जैसे कि टुडे आई वाज सॉल्विंग अ क्वेश्चन जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की थी। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज कि फंडामेंटल ड्यूटीज का स्कोप बढ़ाना चाहिए क्या। Now, the example that came to my mind is कि recently UK में Indian High Commission में a person was seen taking down our flag. Okay, now respecting the flag is a fundamental duty, right? And he was breaching that duty. If you write this example in introduction या फिर ऐसी जगह जहाँ highlight हो कि इट इज अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फिर उसको कंसिडर करते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज का स्कोप बढ़ना चाहिए क्या, या फिर लीगल मैंडेट, दैट यू कैन डिस्कस। तो सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक योर आंसर्स इंटरेस्टिंग, और अलग भी बनते हैं दूसरों के आंसर्स से। ठीक है। Ankit, do you have any questions? Rupesh? हेलो Yes, Rupesh. मैम, मेरा जैसे GS3 में कंटेंट प्रिपेयर नहीं है हर टॉपिक Okay. के लिए, Okay. तो मतलब हाउ टू गो अबाउट इट इन दैट एस्पेक्ट, बिकॉज हमारे पास देखा जाए तो 1 महीना भी नहीं है, क्योंकि अगस्त में हम कुछ नया पढ़ भी नहीं सकते खास। देखो रुपेश, GS3 का कैसा है ना, बहुत सारे स्टैटिक पार्ट भी है। तो एक तो मेंस 365 आप करो, तो मतलब मेंस 365 भी पूरा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे आपको वो पढ़ो। दूसरा जो स्टैटिक कंटेंट है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, नैनोटेक, बायोटेक, इनके ना बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल है नेट पे, जैसे कि बायजूस, दृष्टि, ऐसे वेबसाइट्स पे आप सर्च करो, मिल जाएंगे।
बहुत डिटेल्ड नोट्स है हर टॉपिक पे, और आप ना उनमें से नोट्स बना लो, मतलब एक पेज के नोट्स बना लो, जैसे बायोटेक पे 1 पेज का हो गया, नैनोटेक पे 1 पेज का हो गया, तो वहां से कंटेंट आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा जेनरिक कंटेंट, जैसे मैंने कहा एनवायरमेंट के लिए बहुत, जैसे आईपीसीसी रिपोर्ट में 7-8 स्टैटिस्टिक्स है, वो आप रट लो, तो वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो इस 1 महीने में, एंड डोंट वरी, अगस्त में भी आपको, यू आर नॉट गोना राइट टेस्ट एवरी डे, राइट? तो अगस्त में भी काफी वक्त मिल जाता है रिवीजन के लिए, और कंटेंट भी अच्छा खासा हो जाता है फिर से। एक और इशू आ रहा है मैम, वो है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में। फॉर एग्जांपल मतलब अ, अभी जैसे हम रिवाइज करते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन को समझने में उसकी डायमेंशन है वो नहीं निकल पाते हैं। रुपेश, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैम मैं कह रहा हूँ कि जैसे आंसर राइटिंग में जब क्वेश्चन आता है तो तब एक तरीके से वो डायमेंशन नहीं निकल पाते हैं कि हाउ टू ब्रिंग देयर सब हेडिंग्स, उसको मतलब कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, और मतलब क्या क्या वो पूछना चाह रहा है और कैसे हम उसका आंसर लिखेंगे। अच्छा अच्छा। रुपेश, तुम अभी आंसर राइटिंग कहाँ से कर रहे हो, मतलब कौन से क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो? मैम अभी GS2 कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। नहीं, बट वेयर आर यू टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम? मतलब स्टडी IQ का जो डेली टेस्ट होता है वहाँ कर रहा हूँ। ओके, देखो स्टडी आईक्यू का कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेली आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म्स या हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्या होता है ना, मॉडल आंसर्स देते टाइम दे गिव स्ट्रक्चर ऑल्सो। शुरुआत में स्ट्रक्चर देते हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम क्वेश्चन पढ़ लो, स्ट्रक्चर पढ़ लो, उसके बाद आंसर खुद लिखो। और अगर तुम एक 8 दिन भी ये एक्सरसाइज करते गए ना, कि स्ट्रक्चर तुम्हें एक रेडीमेड मिल गया, तुम्हें उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आंसर लिखने की आदत हो गई ना, तो तुम्हारे अपने आप बनते जाएगा स्ट्रक्चर। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ये मुझे भी काम आया था कि डेली आंसर राइटिंग जो है, तो आप स्ट्रक्चर देख लो पहले कि क्या स्ट्रक्चर होना है, मतलब कॉजेस पूछे, कॉन्सिक्वेंसेस पूछे, फिर कौन कौन से डायमेंशन लाने की, कहाँ इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल डायमेंशन लाना है, या कहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशन लाना है। तो ये सारा जो रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे हेल्प हो जाती है। या फिर कोई पीवाईक्यू, सॉल्व पीवाईक्यू की बुक हो ना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तुम क्वेश्चन पढ़ो और देखो किस स्ट्रक्चर से आंसर बनाया गया है। स्ट्रक्चर भी दिया होता है ऑलरेडी, और फिर आंसर दिया होता है। तो अगर वो तुम रोज करते जाओगे ना, तो इजीली यू कैन डेवलप दैट इन विद इन 8 to 10 days। ठीक है मैम, थैंक यू। किसी और को कुछ डाउट या क्वेश्चन है? सर? हेलो हाँ रुपेश। मैम, जैसे जो आपने अभी बताया इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कर लेते हैं, तो हाँ, ये सवाल और आ गया कि इसमें मतलब हम पूरा बजट अभी पढ़े या मतलब नहीं नहीं, इसको समरी सिर्फ। पढ़ो, बजट का समरी यू कैन रीड, और थोड़े से पॉइंटर्स निकाल लो उसमें से, पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं। इवन जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी जो अपने सिलेबस से रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक है, या फिर देख लो हाईलाइट क्या ज्यादा है। जैसे ठीक है, अपना सप्तर्षि है इस बार, तो यू कैन यूज दैट सप्तर्षि इन अ लॉट ऑफ आंसर्स। ओके। जैसे विजन IS की भी आई थिंक 10 के आसपास वीडियोस रहती हैं उसमें, तो वो करने की जरूरत है हमें? मतलब आई थिंक नहीं वो नहीं, 2-2 वीडियोस की घंटे मुझे की नहीं रहती है। नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक वो जरूरत है। वो छोटे सा समरी आता है मार्केट में, आप वो ले लो, उसमें से कर लो, क्योंकि इतना कंटेंट याद नहीं रहने वाला। उस समरी में से भी आपको खुद के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दैट। वो ओके मैम। वैल्यू एडिशन का काम करेगा, दैट इज नॉट गोना बी योर, उसके बिना हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। दैट विल जस्ट ऐड वैल्यू टू योर आंसर। ऑल राइट देन सर, मुझे लगता है हो गया, आज वाइंड अप करते हैं। यस, मुझे लगता है कि अब लगता है किसी के पास कोई क्वेश्चन है नहीं, देन वी कैन वाइंड अप दिस सेशन। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। विपिन, क्लोज करें मीटिंग? हाँ कर रहे हैं।